Hi guys, welcome back to my English class. In this class we will discuss parts of a sentence. It is very important part for grammar. मित्रों, जब हम लोग किसी इनकरेक्ट सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करते हैं तब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये टॉपिक बहुत काम आता है। वीडियो पर जाने से पहले मित्रों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें। तो आइए मित्रों देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। मित्रों, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा होता है सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। मित्रों, सब्जेक्ट पार्ट कर्ता कहलाता है जिसे उद्देश्य कहते हैं। प्रेडिकेट पार्ट विधेय कहलाता है। अ यंग बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर इज गिविंग मी ए टॉय टुडे। तो मित्रों, सब्जेक्ट पार्ट हम कैसे पहचानेंगे? तो जो कर्ता का काम करता है वो सब्जेक्ट पार्ट होता है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज का भी हो सकता है, एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है। तो मित्रों, आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का पूरा भाग सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। जैसे आप इसको देख लीजिए, अ यंग बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर, ये इतना बड़ा सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। इसे कैसे पहचाना? चूँकि सेंटेंस को सबसे पहले चेक करें कि ये टेंस कौन सा है। यानी अगर आपने टेंस पहचान लिया, टेंस कैसे पहचानते? या तो सहायक क्रिया दी होगी या फिर केवल क्रिया होगी। तो सहायक क्रिया और क्रिया से लगाकर पीछे तक का पूरा भाग प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। मित्रों, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब होगी। वो भी वर्ब कैसी होगी? या तो सेकंड फॉर्म होगी या सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, या एस या यस होगा। केवल पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस भर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बकाया सब में कोई ना कोई आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। इसलिए आप कह सकते हो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब से लगाकर पीछे तक का पूरा भाग प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। चलिए मित्रों, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं और आपके प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड। और आप जब प्रेडिकेट पार्ट में देखेंगे तो प्रेडिकेट पार्ट में पहला होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के दो भाग बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का बताया, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके का बताया, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इस पर तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग को डिस्कस करना है सब्जेक्ट पार्ट। तो मित्रों, सब्जेक्ट पार्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक शब्द का भी कर्ता हो सकता है, एक आपका फ्रेज हो सकता है और एक आपका क्लॉज भी हो सकता है। मित्रों, आपका सब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है और आपका एक क्लॉज भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, अगर सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो वो केवल उसमें हेड वर्ड होगा। यदि सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो वो केवल आपका हेड वर्ड होगा। हेड वर्ड में आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड होता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। सिंगल वर्ड में आप देखें, जैसे मैंने कह दिया कि राम इज़ गोइंग, तो आपने पहचान लिया कि ये बिल्कुल राम इज़ गोइंग, राम सब्जेक्ट है। मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो आपने पहचान लिया ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट आई है। सिंगल वर्ड में तो पहचान लेते हैं। जीरंड में मैंने कह दिया रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, चूँकि जीरंड हमेशा आईएनजी लगा के बनाया जाता है। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो आपने देखा कि इज के पहले क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब में आईएनजी लगा है। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, आपने देखा कि जीरंड है, नाउन का काम करता है, तो ये आपका क्या कहलाया? ये आपका सब्जेक्ट कहलाया। अब एक और होता है इन्फिनेटिव। उन्होंने कहा टू वॉक इज़ गुड, हमने कह दिया टू वॉक इज़ गुड, तो आपने देखा टू वॉक इज़ गुड, सहायक क्रिया इज के पहले वो टू वॉक दिया है। आपने देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो आपका इन्फिनेटिव हो जाता है, तो आपका ये भी सब्जेक्ट माना जाएगा, चूँकि टू वॉक ये भी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो मित्रों, अगर सिंगल वर्ड दिया है तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, आपका जीरंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। अब आप ये समझें कि अगर सिंगल वर्ड है तो आपने देख लिया कि ये चार चीज़ें मिलेंगी, या तो वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जीरंड होगा, इन्फिनेटिव होगा। अगर एक वर्ड से अधिक है तो फिर क्या होगा? जैसे मैंने कह दिया अ बॉय इज कमिंग, अभी मैंने सिंगल वर्ड बताया, अगर बॉय भर होता तो आपका ये हेड वर्ड कहलाता, सिंगल वर्ड कहलाता। अब इसमें डबल वर्ड हो गया, यानी अब ये फ्रेज हो गया। अभी सिंगल वर्ड का तो चार चीज़ें जाती थी, अब वो फ्रेज के रूप में आता है अगर,
और फ्रेज तो बड़ा होता है, एक से अधिक शब्द होते तो वो फ्रेज कहलाता है। अब मैंने लिख दिया अ बॉय इज कमिंग, ये अ बॉय भी है, यानी अ बॉय, दो वर्ड होगा इसमें। अब ये क्या है, तो देखिए अब आ गई बात क्वालिफायर की। तो मित्रों जब दो शब्द का होगा, एक से दो शब्द का होगा, तो फिर हेड वर्ड के साथ जुड़ेगा डिटरमिनर। तो डिटरमिनर आप जानते हो, ए एन दी, दिस दैट, दीज, दोज, माई, अवर, हिज, योर, इस प्रकार के जो वर्ड होंगे वो आपके डिटरमिनर कहलाएंगे। तो आपका फिर क्या बनेगा, फिर आपका सब्जेक्ट बनेगा डिटरमिनर प्लस हेड वर्ड, डिटरमिनर प्लस हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड का मतलब है नाउन प्रोनाउन, ठीक है। अब ये दो वर्डों से मिलकर के बकाया इज कमिंग तो होना ही है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट जब दो का होगा तो फिर डिटरमिनर प्लस हेड वर्ड हो जाएगा। अब पता चला कि तीन वर्ड दिए हैं, तो फिर क्या होगा, तो आपने देखा क्वालिफायर, मैंने बताया क्वालिफायर में सबसे पहले डिटरमिनर का प्रयोग होता है, फिर क्वालिफायर का प्रयोग होता है, अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, फिर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेड वर्ड के बाद आता है। यानी देखें इसका एक तरह से फॉर्मूला क्या बनेगा, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी हेड वर्ड, नाउन प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका इस प्रकार से, ये इतना सब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा। यानी सिंगल वर्ड का होगा तो नाउन प्रोनाउन जेंडर इन्फिनिटिव होगा, लेकिन एक से जैसी वर्ड बढ़ेंगे सब्जेक्ट में तो आप ध्यान दीजिए, अगर दो हैं तो सिर्फ डिटरमिनर ही पहले आएगा, ना एडजेक्टिव लगेगा ना एडजेक्टिवल फ्रेज लगेगा, चूंकि सेंटेंस में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आ बॉय इज गोइंग, तो मैंने आ बॉय इज गोइंग बनाया। अब देखिए इसमें न एडजेक्टिव नहीं है तो क्रॉस हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है तो क्रॉस हो गया, क्योंकि हमेशा नाउन यानी हेडवर्ड के पहले डिटरमिनर और एडजेक्टिव आता है, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो हमेशा नाउन के बाद आता है। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कह दिया आ गुड बॉय, तो मैंने आ गुड बॉय इज रन गोइंग मान लीजिए, ये कर दिया, एक अच्छा लड़का जा रहा है। अब मैंने देखा कि आ डिटरमिनर है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका तीन वर्ड का हुआ, तो सबसे पहले डिटरमिनर ही आएगा। यानी जब हम रीऑर्डर करें किसी सेंटेंसेस का तो सबसे पहले उसमें खोजें, पहले डिटरमिनर होगा तो आएगा, फिर एडजेक्टिव, अगर उसमें एडजेक्टिव होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, फिर हेड वर्ड पक्का आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब एक चारों का ले लो। अब मैं कह देता कि आ गुड बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर इज गोइंग। अब इसमें देख लीजिए इज गोइंग, इसमें आपको पहले देखा ए डिटरमिनर, फिर देखा एडजेक्टिव, फिर देखा बॉय हेडवर्ड यानी नाउन, फिर सिटिंग ऑन ए चेयर, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। इज गोइंग, ये पूरा का पूरा आपका इज गोइंग से लास्ट का कहलाएगा प्रेडिकेट, हमने बताया है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, इसके पहले का ये पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आप अपने दिमाग से एक बात निकाल लीजिए, अगर कि सब्जेक्ट एक वर्ड का ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपका एक वर्ड का सब्जेक्ट हो। इसलिए मित्रों ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर सिंगल वर्ड है तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव का होगा। अगर सब्जेक्ट एक वर्ड से अधिक का है तो डेफिनेटली आपका क्वालिफायर भी इसमें ऐड होगा। कि क्वालिफायर के ये तीन पार्ट हैं, जिसके अंतर्गत डिटरमिनर, फिर क्वालिफायर होता है, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा नाउन के बाद आता है, इसलिए इसका क्रम बनाते हैं हम कि इसका पूरे का कि पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। फ्रेंड्स कि अगर हमें रीऑर्डर लगाना है और सब्जेक्ट पार्ट बिखरा पड़ा है तब आप उसे कैसे सेट करेंगे, तो सब्जेक्ट पार्ट हमेशा पहले डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज को सर्च करोगे, फिर बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को सेट करोगे। अब मैंने सबसे ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को जरा इस सब्जेक्ट पार्ट के हिसाब से बांट के देखो। देखिए अ यंग बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर, आपने देखा ए क्या है, डी डिटरमिनर, यंग क्या है, एडजेक्टिव, वही आ गया। बॉय क्या है, नाउन यानी हेड वर्ड, सिटिंग ऑन ए चेयर ये पूरा फ्रेज है, ये क्या कहलाएगा मित्रों, एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी अ डिटरमिनर, यंग एडजेक्टिव, बॉय हेडवर्ड नाउन, सिटिंग ऑन ए चेयर आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा मित्रों।
तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट पार्ट को सेट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में यही रखेंगे कि पहले डिटर्मिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। अगर सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट होगा, एक वर्ड दिया होगा, तो आपका नाउन ही होगा या प्रोनाउन ही होगा या जीरेंड ही होगा या इन्फिनिटिव होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। मित्रों, प्रेडिकेट पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में पहला होता है वर्ब। मित्रों, वर्ब का मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे हमने कहा इज़ गोइंग, हमने कहा ही इज़ गोइंग, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिला दें तो वर्ब फ्रेज बन जाता है। दूसरा वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके का होता है। हम कहते हैं कि ही इज़ गिविंग मी ए चेयर। तो मित्रों देखें, ही इज़ गिविंग मी ए चेयर, तब आप देख लीजिए कि ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, गिविंग वर्ब हो गई, मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ए चेयर ऑब्जेक्ट हुआ। यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमें पता करना भी चाहते हैं कि कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं वर्ब से। तो जब भी वर्ब से आप किसी या किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि ही इज़ गिविंग मी ए चेयर, वह मुझे कुर्सी दे रहा है, ठीक है। तो वह किसे दे रहा है, वह कुर्सी किसे दे रहा है, वह कुर्सी किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है। तो ये आपका सजीव ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम निर्जीव पता करना चाहते हैं, जो निर्जीव वस्तुओं का, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तब आप उसको यहाँ क्या से प्रश्न करना पड़ेगा, क्या। ही इज़ गिविंग मी ए चेयर, वह मुझे दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, ए चेयर, एक कुर्सी। तो ये आपका यहाँ से आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट का पता चल गया। निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और सजीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट पार्ट का दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें। अ बॉय इज राइटिंग ए लेटर टू मी टुडे। अब इसमें अपन को प्रेडिकेट पार्ट छांटना है। मान लीजिए अपन ने ये सब्जेक्ट पार्ट अलग किया, अब बॉय, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब से लगाकर पीछे तक का पूरा क्या कहलाया, प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। अब बॉय को अपन ने अलग अलग किया तो ए एन दी दिस दैट क्या है, ये डी डिटर्मिनर है। बॉय क्या है, नाउन यानी हेड वर्ड है। अब आइए इसमें इज आर एम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या हुआ, वर्ब कहलाया। ए लेटर, लिखा, ए लेटर, तो एक लड़के ने पत्र लिखा टू मी, मेरे लिए आज। तो एक लड़के ने क्या लिखा, अगर क्या से प्रश्न करेंगे तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो लेटर आपका क्या कहलाया, निर्जीव ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे या किसको से प्रश्न करोगे तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट सजीव इनडायरेक्ट पता चल जाएगा कि अब बॉय इज राइटिंग ए लेटर टू मी, एक लड़का मेरे लिए क्या लिख रहा है, तो लेटर का पता चल गया है। एक लड़का पत्र किसे लिख रहा है, या एक लड़का पत्र किसके लिए, किसको लिख रहा है, तो आपका किसके लिए, मेरे लिए। तो ये आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चला गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टुडे लास्ट में ये आपका कॉम्प्लीमेंट बचा। क्या बचा मित्रों, कॉम्प्लीमेंट। अब रही बात, आपको कॉम्प्लीमेंट भी इसमें डालना है। कॉम्प्लीमेंट का कैसे पता चले, तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, तो दे आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और दे में कोई रिलेशन है क्या। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्स वाले में बताया था कि जो भी लिंकिंग वर्ब दी होती जिन सेंटेंसेस में, उनमें सब में कॉम्प्लीमेंट्स ही होता है। और अगर लिंकिंग वर्ब है तो 100% वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स ही होता है। दे माने बे, आर माने हैं स्टूडेंट, वे क्या हैं, स्टूडेंट हैं, तो वे कह दें, या इनका एक तरह से नया नाम समझ लो, न्यू नेम है ये, कि वे स्टूडेंट हैं। तो उन यानी इन स्टूडेंट्स का संबंध किससे है, दे से। वे स्टूडेंट अर्थात दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे दे अपॉइंटेड मी ए टीचर, उन्होंने मुझे एक टीचर अपॉइंट किया, तो उन्होंने अपॉइंट किया मुझे, क्या किया, ए टीचर, एक टीचर। तो इनका जब भी देखेंगे आप तो ऑब्जेक्ट और ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये लगातार इनका एक सा सेंस निकलेगा और ये इनका एक दूसरे का संबंध होगा। मी कह दूं या मेरे लिए टीचर कह दूं, क्योंकि टीचर किसके लिए कहा गया, मेरे लिए। जैसे इसमें स्टूडेंट किसके लिए कहा गया था, उनके लिए। उसी प्रकार टीचर किसके लिए कहा गया, मेरे लिए। मेरे क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जिसका रिलेशन है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर अर्थ भी निकालोगे तो ये बनेगा, दे उन्होंने मुझे एक टीचर अपॉइंट किया। मुझे एक टीचर, ये क्या है, पहले मुझे फिर एक टीचर,
पहले ऑब्जेक्ट का अर्थ जोड़ेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट का जोड़ेंगे, ठीक है। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में उल्टा होता है, पहले इसका आता है फिर क्रम से पीछे की ओर बनाते चले आते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, सीधा सा सेंस निकालना है कि अगर इसका रिलेशन इससे है ऑब्जेक्ट से तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो मित्रों ये था पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनका हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहला वीडियो डालेंगे डिटर्मिनर पर, फिर क्वालिफायर पर, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक एक करके सब पर वीडियो डालेंगे। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे ही मैं कमेंट पढ़ूंगा मैं तत्काल आपका समाधान देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।